नमस्कार एंड वेलकम टू प्रणव प्रोफाइल्स वेयर रियल स्टोरीज कम अलाइव। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे किसी इंसान की मजाक में की गई एक गलती उसके जीवन की आखिरी गलती बन सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के जॉन एडवर्ड जोन्स की, जो कि 26 साल का था। यह बात है 24 नवंबर 2009 की, जब जॉन हॉलीडेज में अपने वाइफ इमली के साथ घर आता है अपने फैमिली से मिलने। तब उनके आने की खुशी में सभी घर वाले पार्टी रखते हैं और उन पलों को यादगार बनाने के लिए कुछ प्लान करते हैं। प्लान ये होता है कि सारे घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कि अमेरिका के यूटा शहर में स्थित है। ये केव प्रोफेशनल केवर्स में काफ़ी लोकप्रिय है, हालांकि ये केव उसके नैरो पैसेजवेज के लिए जानी जाती है। जॉन की उम्र सिर्फ 26 साल थी और उसकी शादी हुई थी एमिली के साथ। उन दोनों को एक बच्चा था और उसकी वाइफ दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी और जॉन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का एक मेडिकल स्टूडेंट था। तो सभी घर वाले ये प्लान करते हैं कि 24 नवंबर की रात को नट्टी पट्टी केव में एंटर करेंगे और कुछ घंटे बाद वापस आ जाएंगे। पर वहाँ जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जॉन इस केव में फर्स्ट टाइम जाने वाला था। हालांकि जॉन को केविंग का थोड़ा एक्सपीरियंस था। वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। इस केव के कुछ हिस्से काफ़ी चैलेंजिंग है, जैसे कि बर्थ कैनल, जो कि काफ़ी नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस केवर्स भी अपनी बॉडी को स्क्वीज करके निकाल नहीं पाते। किसी के हिप्स और शोल्डर फंस जाया करते और कितनी भी कोशिश करो निकल नहीं पाते। फिर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की ज़रूरत पड़ती थी और इसी वजह से इस केव को सालों पहले बंद भी किया गया था। ये नट्टी पट्टी केव मार्च 2009 में ही रीओपन की गई थी कुछ नए रूल्स के साथ। और रूल्स ये थे कि केवर्स को अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी और केवर के हर ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी था। जॉन और उसका 23 साल का छोटा भाई जोश दोनों भी एक्सपीरियंस केवर थे, तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। रात को 8 बजे जॉन और उसका 11 लोगों का ग्रुप केव में एंट्री करते हैं। पहले 1 घंटे तक सभी ठीक चलता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जॉन, उसका छोटा भाई जोश और 2 दोस्त एक जगह पर रुक जाते हैं और आपस में केव का एक मैप देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो केव के सबसे चैलेंजिंग पार्ट बर्थ कैनल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव का सबसे डीपर सेक्शन है और ये इतना टाइट है कि कुछ ही एक्सपीरियंस केवर्स इसको विजिट कर पाए हैं। माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है और उसे पार करने के बाद में एक और लंबा टाइट पैसेज आएगा और उसे भी क्रॉस कर लिया तो एंड में एक छोटी सी रूम आएगी जहाँ आपको टर्न होने का मौका मिलेगा। फिर वहाँ से टर्न होके आप वापस आ सकते हो। पर यह इतना टाइट है कि एक्सपीरियंस केवर भी यहाँ सफोकेट फील करता है और पैनिक कर जाता है। जॉन और उसका भाई जोश बर्थ कैनल की ओर निकलते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिसे बर्थ कैनल समझकर आगे बढ़ रहे होते हैं वो बर्थ कैनल थी ही नहीं। वो दोनों ही बर्थ कैनल की जगह पे किसी दूसरे गलत रूट में घुस गए थे, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जॉन जैसे आगे बढ़ता है तो उसके सामने कई सारी चट्टानें आ जाती है। हालांकि जॉन हेल्दी था, अपने प्राइम टाइम में था, तो वो अपनी बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव करके आगे बढ़ता है। जॉन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था पैसेज और टाइट हो रहा था। अब तो वो वापस भी मुड़ नहीं सकता था क्योंकि पैसेज बहुत टाइट था। उसे लग रहा था कि वो बर्थ कैनल में है और उसके अकॉर्डिंग आगे एक स्मॉल रूम आएगा और उसे टर्न होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। पर यहीं पर सब चीज़ें बिगड़ने लगती है। आगे पैसेज और भी टाइट होने लगती है, पर जॉन अपने पेट के सहारे अपने बॉडी को स्क्वीज करके आगे बढ़ रहा था। वो मूव कर रहा था डाउन बाय डायरेक्शन में, मतलब ज़मीन से नीचे की ओर। जॉन को अब कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पहुँच चुका है, पर जहाँ वो पहुँचा था वहाँ आज तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था। वो पूरी तरह एक नई जगह पर था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई ओपनिंग ज़रूर मिलेगी और इसी उम्मीद से जॉन आगे बढ़ रहा था। तभी वो अचानक स्पीड से नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है अपने भाई की ओर कि जोश, तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। अपने कंधे के सहारे उसे आगे बढ़ना ज़रूरी था बाहर निकलने के लिए। तभी जॉन को अपने हेडलाइट से एक होल की ओपनिंग दिखती है और उसके मन में एक नई उम्मीद जगती है कि शायद इसी होल के अंदर उसे खुद को टर्न करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। लेकिन ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सिर को उस होल में डाल देता है। अब वो जिस टनल में जा चुका था वो पूरी तरह से अनजान थी और पहले से काफ़ी टाइट थी। जैसे कि उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, पर वो पूरी तरह गलत था। वो जहाँ फंस चुका था वो टनल का डेड एंड था। इस जगह की स्पेस 18 बाय 10 इंच थी, यानी कि एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी।
वो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब कि सिर नीचे और पैर ऊपर, और 78 डिग्री में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करता है, पर ये एग्जॉस्टिंग था। उसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और एक हाथ चेस्ट के नीचे मुड़ा हुआ था। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को ऊपर पुश करने में असमर्थ था। अब उसे रियलाइज हो गया था कि उसकी सब कोशिशें व्यर्थ थे और वो वहाँ फंस चुका है। अब वो जोश को दोबारा आवाज़ देता है, जो कि उसके थोड़े पीछे ही था, लेकिन वो अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करता। वो अपने पैरों को आगे करके अपने सिर को पीछे रखता है ताकि वो लौटते टाइम आसानी से वापस जा सके। जोश को जॉन की आवाज़ कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी और वो फाइनली उस जगह पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि जॉन एक होल में घुसा हुआ है और उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। वो जॉन के पैरों को अपने पैर से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, पर वो जॉन को थोड़ा ऊपर उठाता और फिर ग्रिप छूटने की वजह से जॉन नीचे गिरकर अपनी इनिशियल पोजीशन में जाता था और बार बार यही हो रहा था। इसकी वजह से दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब जोश समझ चुका था कि यहाँ प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम की मदद लगेगी। फिर उन दोनों में ये डिसाइड होता है कि जोश बाहर जाकर मदद लाएगा और जॉन अपनी पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम था। जोश के उससे बाहर आता है और सभी को जॉन की जानकारी देता है और रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू टीम के डॉक्टर का मानना था कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से जॉन सिर्फ 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है और बाद में धीरे धीरे उसके बॉडी के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अब रेस्क्यू टीम एक फीमेल रेस्क्यूअर को अंदर भेजते हैं जिसका नाम सुशी था। सुशी अपने पैरों को रस्सी बांधकर अंदर जाती है ताकि वो भी अंदर अटक न जाए। सुशी की हाइट 5.3 फीट होने के कारण वो आसानी से आगे बढ़ रही थी। रात को 12 बजे सुशी जॉन तक पहुंच जाती है। जॉन पिछले 3 घंटे से वहाँ फंसा हुआ था। सुशी जॉन से बात करती है, उसका हौसला बढ़ाती है और जल्द ही उसे बाहर निकालने की उम्मीद देती है। जॉन को ये प्रोफेशनल हेल्प देखकर लगता है कि वो जल्द ही वहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो गलत था। सुशी सिचुएशन देखकर ये समझ चुकी थी कि ये जितना आसान लग रहा है उतना होगा नहीं। सुशी जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो खींच नहीं पाती। सुशी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन सब कोशिश नाकामयाब रहती है और 2 घंटे बाद सुशी भी फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आ जाती है। अब पूरी रेस्क्यू टीम मिलकर जॉन को बाहर निकालने का प्लान बनाती है और डिसीजन ये लिया जाता है कि वो अंदर टनल में पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और एक मशीन की मदद से जॉन को खींचेंगे। लेकिन टनल छोटी होने की वजह से सिर्फ छोटे टूल्स ही अंदर लेके जा सकते थे और अंदर सिर्फ एक ही इंसान असिस्ट कर सकता था। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी और एक पुलिस सिस्टम बिठाने में घंटों लग रहे थे। अब केवर जॉन से बात करके उसे रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जॉन को उसके अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसे हुए 12 घंटे हो गए थे और वो अपनी पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में बिता चुका था। इंसान की बॉडी की भी एक लिमिटेशन होती है ऐसे पोजीशन में रहने की, पर जॉन इस लिमिट को भी क्रॉस कर चुका था। जॉन का 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था। उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक रही थी। वहाँ पर पुलिस सिस्टम लगाने वाले रेस्क्यूअर भी अब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, पर उन्हें ये पता था कि वो जब चाहे यहाँ से बाहर जा सकते हैं, पर ऐसा जॉन के साथ नहीं था। अब रेस्क्यू टीम जॉन के पास वायर टेलीकॉम सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं और दूसरी साइड से उसकी वाइफ एमिली उससे बात करती है और उसे इनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है कि वो वहाँ से जल्दी बाहर निकलेगा। अब शाम के 4 बज चुके थे और जॉन के यहाँ 18 घंटे हो गए थे। अब पुलिस सिस्टम भी इंस्टॉल हो गई थी और मूव करने के लिए रेडी थी। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वो जॉन के पास पहुंचता है और जॉन से बात करता है। रियान, हाउ आर यू जॉन? जॉन, इट सक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव आई एम अपसाइड डाउन, माई लेग्स आर किलिंग मी। अब रियान देखता है कि जॉन के पैर होल के सबसे नैरो साइड में फंसे थे, तो रियान सबसे पहले उसे ठीक करते हैं और जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर खींचते हैं। पर जॉन को ऊपर खींचने पर उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रियान जब रस्सी खींचते तो जॉन उसे रुकने के लिए बोलता, क्योंकि जॉन के पैरों की नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी। अब वो दोनों कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम काम कर रहा है। अब जॉन इतना ऊपर उठ चुका था कि वो रियान को देख सकता था और उससे आई कांटेक्ट कर सकता था। फिर रियान जॉन को एनर्जी ड्रिंक देता है ट्यूब में। इस तरह 19 घंटे बीत चुके थे। ये सब जो प्रोसेस थी वो काफी स्लोली हो रही थी। जॉन के पैर ऊपर सीलिंग को टच हो रहे थे और उन्हें ट्विस्ट करना मुश्किल हो रहा था, तो फाइनली रियान ने ये डिसाइड किया कि वो जॉन के पैर तोड़ देगा। लेकिन तभी एक घटना होती है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पूरी सिस्टम फेल हो चुकी थी। एक बोल्ट जो जॉन के ऊपर ड्रिल की गई थी दीवार में, वो दीवार से निकल जाती है और सीधा रियान के सिर में जाकर लगती है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस स्लिप होकर अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाता है। जॉन का कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था।
ये मोमेंट जॉन की फाइनल किस्मत थी, शायद वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकता था। जब रेयान को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सिर से खून निकल रहा था, तो वो केव से बाहर आ जाता है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब रेयान की जगह जॉन के फादर डेव ले लेते हैं और वो जॉन को रेस्क्यू करने के लिए केव में जाते हैं। केव के अंदर जाने के बाद डेव उस टूटे हुए पुलिस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसे ठीक करने में 1 और घंटे का समय निकल जाता है। अब डेव रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, पर जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ये पूरा ऑपरेशन जॉन के बिना हेल्प के पॉसिबल नहीं था। एक 90 किलो के इंसान को उसके बिना हेल्प के ऊपर खींचना संभव नहीं था। आखिरकार थक हार कर डेव भी बाहर आ जाते हैं। अब ब्रैडन कोल्स एक रेस्क्यूअर के तौर पर डेव की जगह ले लेते हैं और वहां पर एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिससे उसकी फैमिली उससे बात कर सके, लेकिन ब्रैडन जो देख सकते थे वो शायद एमिली नहीं देख सकती थी। जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। कुछ घंटों पहले जॉन की सांस लेने की आवाज आ रही थी, पर अब वो भी शांत हो गई थी। अब रेस्क्यूअर टीम ये निष्कर्ष निकालती है कि शायद जॉन मर चुका है और इसे कंफर्म करने के लिए वो एक मेडिकल प्रोफेशनल को पैसेज में भेजेंगे, और होता भी ऐसे ही है। मेडिकल प्रोफेशनल ये कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर 2009 में 11:56 में ये ऑफिशियली कंफर्म किया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर्स ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश करी जॉन को बाहर निकालने की, लेकिन जॉन की अपसाइड डाउन पोजीशन की वजह से वो नाकामयाब रहे। जॉन अपने लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में बिताता है, जबकि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वो मैक्सिमम 10 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। अथॉरिटी पूरी कोशिश करती है कि जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकाला जाए, पर यह काफ़ी रिस्की होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वही रहेगी। फिर वो नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर देते हैं। जॉन की फैमिली जॉन की याद में केव के एंट्रेंस पर एक फ्लैग लगा देती है। जॉन एडवर्ड जोन्स 1983 to 2009।